Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 29 of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस किया था जो फॉर्मल मेथड्स के लिए यूज़ होती थी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट अपनी इंडस्ट्री के टूल्स को, लैंग्वेज को और जो डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम उन मेथड्स को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर्मल मेथड्स के साथ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और फॉर्मल मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडस्ट्री साइड के ऊपर हम उसको डिस्कस करेंगे। और हम जब अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो एट दैट टाइम जो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन राइट करने के लिए, वो टर्म कौन सी हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं, हम किस बेसिस के ऊपर अपनी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की टर्म्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, हम उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। ये डिफरेंट जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, हम इन तमाम को आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि फॉर्मल मेथड्स को डिज़ाइन करते हुए हमें कौन कौन सी डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन का ख्याल रखना चाहिए और उसको हम इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो आज हम इंशाअल्लाह इस 29 लेक्चर और 30 लेक्चर दोनों में हम इसी डिफरेंट मेथड्स को इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स फॉर द अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं और उन टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को हम जब राइट करते हैं अपने स्पेसिफिकेशन के लिए तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरीके से वो बेस करते हैं और जो अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं और उनकी कैटेगराइजेशन के साथ हम अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं, उनको इंटीग्रेट किस तरह करते हैं और हम उनको अपने सॉफ्टवेयर राइटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं, वो इंशाअल्लाह हम आज के अपने लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे लेक्चर के जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज़ दैट कि टू एक्सप्लेन वाई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हेल्प डिस्कवर प्रॉब्लम्स इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ये इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि वाई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स जो है वो किस तरीके से हेल्प करती हैं प्रॉब्लम्स की। जब हम अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो वो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करती हैं, कैसे लिंक करती हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, उन इश्यूज़ को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अलजेब्रिक टेक्निक्स, ठीक है, और मॉडल बेस्ड टेक्निक्स। अब इसमें हमने पहले भी अपनी 2 टेक्निक्स पढ़ी थी, तो जितनी भी हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम अपनी इंटरफेस स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, वो स्टैंड अलोन होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, वो किस एनवायरनमेंट में रन होगा, उसकी मेथडोलॉजीज़ क्या होंगी। तो जितनी भी इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी हम अपनी अलजेब्रिक टेक्निक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसमें अलजेब्रिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके जितने भी मेथड्स हैं, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन, कि इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन कितनी है और उसकी इंटीग्रेशन क्या है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे मॉडल बेस्ड टेक्निक्स, जिसमें हम अपनी बिहेवियर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसकी स्पेसिफिकेशन किस टाइप की है और वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसमें हमारी इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी,
डाटा किस टाइप का होगा, इंटीग्रेशन किस टाइप की होगी, ठीक है, सिस्टम की लिंकेज किस टाइप की होगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे अपनी बिहेवियल जो मेथड्स हैं और जो बिहेवियल आपकी स्पेसिफिकेशन है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास मॉडल बेस्ड टेक्निक्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक तो अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं और दूसरी हमारे पास जो मॉडल बेस्ड टेक्निक्स हैं। तो जो मॉडल बेस्ड टेक्निक्स हैं इसमें हम अपनी बिहेवियर जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और अलजेब्रिक टेक्निक्स में हम अपनी इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये आज के हमारे जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे की प्राइम्स हैं आज के लेक्चर के, वो ये हैं। और टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन मॉडल के ASMM क्या होता है कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, हमने इससे पहले अपने लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर अपने स्टेट मशीन्स को डिस्कस किया था, हमने उसकी ट्रांजिशंस को डिस्कस किया था, हमने उसकी फेसेस को डिस्कस किया था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है और उसका लिंकेज किस तरीके से होता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, वो जो मॉडल था स्टेट मशीन मॉडल था वो उसका एग्जैक्टली उसका यूज़ क्या है और उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेशन क्या है। तो इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रिक टेक्निक्स and model based techniques in which we will discuss interface specification and behavioral specification of a typical system. अब फॉर्मल मेथड्स की हमने जो डेफिनेशन बहुत सी देखी थी, तो एक डेफिनेशन ये देखी थी कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज पार्ट ऑफ अ मोर जनरल कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स दैट आर नोन एज फॉर्मल मेथड्स। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक जनरल टेक्निक है जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी मेथड्स हैं उन तमाम को हम जो है डिस्कस करते हैं। अब जो जितनी भी मतलब जनरल टेक्निक्स है, ठीक है, और उसके अंदर हम उसको कहते हैं, हम फॉर्मल मेथड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा है COMP 313 फॉर्मल मेथड्स। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी ये जितना भी हम इसको यूज़ करते हैं ये सारी की सारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और एक सॉफ्टवेयर का हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उसके इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन is part of a more generic or general collection of techniques that are known as formal methods। ठीक है, and these are all based on mathematical representations एंड एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का जितना भी आपने एनालिसिस करना है वो किस तरीके से करना है और इसकी मैथमेटिकल बेस के ऊपर हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर्मल मेथड्स इंक्लूड, नंबर 1 इज़ दैट फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज़ दैट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रूव। ठीक है, फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं और फिर हम उन स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, उन तमाम का एनालिसिस करने के लिए फिर उसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये हमारे पास सेकंड मेथड है कि स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस और उसका आपने प्रूव किस तरह करना है वो देखना है। ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट, और आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट है कि आपके पास कितने फेसेस हैं, कितने लिंक्स हैं, उनको इंटीग्रेशन किस तरह करनी है, उसको ट्रांसफॉर्म किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और प्रोग्राम की वेरिफिकेशन, तो इसकी जो 4 मेजर आप मॉड्यूल कह सकते हैं कि फॉर्मल मेथड्स जो हैं वो हम बेस कर रहे थे। एक हमने स्पेसिफिकेशन को देखा था कि हम अपने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से लिंक करते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंडली हमने ये डिस्कस किया था कि स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रूव, कि उन तमाम का एनालिसिस किस तरीके से होता है, उसको मैथमेटिकल प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट, कि उसकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, कितने मॉड्यूल्स पे बेस कर रही है, कितने स्टेज पे बेस कर रही है।
और लास्ट में हमने ये देखा था कि उनकी प्रोग्राम वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है, उसको हम वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर मॉड्यूल्स हैं जो आपके फॉर्मल मेथड्स में इंक्लूड होते हैं। तो अभी हम इनको 1 बाय 1 इन डिटेल देखेंगे और इसको आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्री के साथ लिंक करना है, इंडस्ट्री के साथ इसको इंटीग्रेट करना है कि इसका इंडस्ट्री के साथ क्या इंटीग्रेशन है या इसका इंडस्ट्री के साथ क्या लिंकेज है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्मल मेथड्स, कि फॉर्मल मेथड्स का जो एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर है वो क्या है। फॉर्मल मेथड हैव नॉट बिकम मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स एज वाज वंस प्रिडिकेटेड। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं हैव नॉट बिकम मेन स्ट्रीम, यानी वो मेन स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स एज वाज वंस प्रिडिकेटेड, कि वो जो आपके प्रिडिकेट हो रहे हैं, जो लिंक हो रहे हैं, जो इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कैरी आउट करते हैं, डिफरेंट उसके स्टेप्स हैं। वो हम देखते हैं कि वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो हम प्रिडिकेट करते हैं। नंबर 1 इज दैट अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैव बीन सक्सेसफुल एट इंक्रीजिंग सिस्टम क्वालिटी। अब यहाँ पे जो हम चीज़ देख रहे हैं वो आप ये देख रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं हैव बीन सक्सेसफुल, सारी की सारी सक्सेसफुल हैं एट इंक्रीजिंग सिस्टम क्वालिटी, कि वो सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हेंस द नीड फॉर फॉर्मल मेथड्स हैज़ बिन रिड्यूस, दैट्स वाई जो फॉर्मल मेथड की नीड है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। Market changes have made time to market rather than software with a low error count the key factor। अब ये एक इसमें जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि मार्केट चेंजेस have made time to market rather than software with a low error count the key factor। formal method do not reduce टाइम टू मार्केट, यानी अब यहाँ पे जो फॉर्मल मेथड्स हैं जो उसकी टाइमिंग है हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, द स्कोप ऑफ फॉर्मल मेथड, अब जो इसका स्कोप है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं कि हम फॉर्मल मेथड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वो जो इसका स्कोप है दैट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, दे आर नॉट वेल सूटेड to specifying and analyzing user interface and user interaction। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि they are not well suited to specifying and analysis user interfaces and user interaction। उनके लिए ये जो है user interfaces और user ठीक है interaction के लिए ये ज़्यादा बेहतर या recommended नहीं है। फॉर्मल मेथड्स आर हार्ड टू स्केल अप टू लार्ज सिस्टम्स, यानी आपके पास जितने भी फॉर्मल मेथड्स हैं, ठीक है, इसको स्केल करने के लिए एंटरप्राइज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, सिस्टम को लिंक करने के लिए और सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये कुछ हमारे पास इश्यूज़ हैं फॉर्मल मेथड्स के जो हम यूज़ करते हैं अपनी इन टेक्निक्स के लिए कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं और हम इन मेथड्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करके बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। Then use of formal methods, their principal benefits or advantages are in reducing the number of error in system। यानी देखें हम फॉर्मल मेथड को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इसको इंडस्ट्री में क्यों डिप्लॉय करते हैं या इसको इंडस्ट्री में हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की जो मेजर रीज़न है या जो मेजर टास्क है वो यही है कि ये जो आपके एरर्स हैं सिस्टम के अंदर उनको रिड्यूस करते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि देयर प्रिंसिपल बेनिफिट्स आर इन रिड्यूसिंग
द नंबर ऑफ एरर्स इन सिस्टम, के आपके पास जो नंबर ऑफ सिस्टम है, जो आपके एरर्स हैं कि सिस्टम में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो देयर मेन एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज़ क्रिटिकल. अब इसके जो मेन एरियाज़ हैं वो क्या क्या हैं, कि हम जो आपके फॉर्मल मेथड्स हैं हम वो किन किन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं और उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है. जो नंबर 1, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने भी आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनका अंदर जितने भी आपका जो उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो उस हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, उस हार्डवेयर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, ये भी अब बहुत क्रिटिकल सिस्टम है. देखें जिस तरह आपके एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन्स हैं, वहाँ पे जो सिस्टम होना चाहिए वो 100% आपका एरर फ्री हो और उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी हो और वो किसी भी टाइम पे, ठीक है, उसके फेलियर के तौर पे अगर कोई फेलियर होता है तो आपके पास कोई रिडंडेंट सिस्टम हो ताकि वहाँ पे हम फेलियर जो है वो बेयर नहीं कर सकते. तो इसलिए अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल यही है कि फर्स्ट क्या है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सेकंड है रेलवे सिग्नल सिस्टम्स है, और स्पेस क्राफ्ट सिस्टम यानी जितने भी आपके स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके स्पेस क्राफ्ट सिस्टम में यूज हो सकता है. और मेडिकल कंट्रोल सिस्टम्स यानी ये इसकी जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. ये देखिए आपके पास चारों के चारों जो सिस्टम्स हैं, ये चारों के चारों ही आपके क्रिटिकल सिस्टम्स हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी बहुत क्रिटिकल है, रेलवे सिग्नल सिस्टम भी बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, आपके स्पेस क्राफ्ट सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो भी आपके क्रिटिकल हैं, और मेडिकल कंट्रोल सिस्टम भी आपके. तो ये इन दिस एरिया द यूज़ ऑफ फॉर्मल मेथड इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव. यहाँ पे हम जब मर्जी यूज़ करें तो हमें कॉस्टली नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते. यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का जो चांस है हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चांसेस हैं वो अगर हम सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो जो हम उसकी कास्टिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इतने कास्टली और इतने हैवी सिस्टम्स हैं कि यहाँ पे हम अपना एरर रेट बेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे अपना एरर रेट बेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट के लिए हमें कोई इशू नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस कि द यूज़ ऑफ फॉर्मल मेथड्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव इन ऑल 4 एरियाज, ठीक है. जबकि अगर हम इनको किसी और एरिया में यूज़ करें या किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ करें तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं ये कास्टली हैं या ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. लेकिन इन एरियाज़ में ना ही ये कास्ट इफेक्टिव कास्टली हैं, बल्कि यहाँ पे ये आपके जो है कास्ट इफेक्टिव हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं. फॉर्मल मेथड्स हैव लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, कि इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है या एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत कम है. उसकी यही रीज़न है कि फॉर्मल मेथड्स आर वेरी कास्टली, ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसकी डिप्लॉयमेंट इतनी ईजी नहीं है. दैट्स वाई हम जो फॉर्मल मेथड्स को जो है यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज और हाई एंड सिस्टम में यूज़ करते हैं. हर एक सिस्टम में हम इनको जो है यूज़ नहीं करते. तब आपके पास जो आपकी स्पेसिफिकेशन है अब जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. यानी देखें प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि सॉफ्टवेयर को जब आप लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं. अब आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्या होता है कि उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर ही आपका डिज़ाइन सेलेक्ट होता है कि आपका डिज़ाइन कौन सा है, ठीक है, वो किस तरह का होगा, ठीक है. वो अब आपने सारी किसके ऊपर की है, वो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग और स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात की है. जब आपने अपनी तमाम गैदरिंग कर ली, अपनी स्पेसिफिकेशन कर ली, फिर आपने डिज़ाइन चूज़ किया, डिज़ाइन के ऊपर ही आप मॉडल चूज़ करते हैं और मॉडल के ऊपर ही, ठीक है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो हमारे पास अब वो ये सारे प्रोसेसेस हैं, डिज़ाइनिंग, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन,
टेस्टिंग, रिजल्ट्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट फेसेस हैं और इन तमाम फेसेस के ये आप कह सकते हैं कि आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब आपके पास जो प्रोसेसेस आ जाते हैं तो उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन आर ठीक है एक्सट्रिक्टिवली मिक्स्ड है और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है इज़ एसेंशियल टू स्ट्रक्चर आर स्पेसिफिकेशन। यानी जो आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये एसेंशियल है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी जो ज़रूरी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आर एक्सप्रेस्ड in a mathematical notation with precisely defined, ठीक है। अब हम ये इसके अंदर हम जब अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं तो हम अपनी मैथमेटिकल नोटेशन को यूज़ करके प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं कि उसकी कितनी वोकैबुलरी है, सेंटेक्स किस तरह होगा, सिमेंटिक्स। हमने पूरा आई थिंक लेक्चर नंबर 12 जो है वो हमने सेंटेक्स और सिमेंटिक्स पे पूरा डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड के अंदर सेंटेक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, उनका यूज़ किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की कौन कौन सी एग्जांपल्स है और हम उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आर एक्सप्रेस्ड in a mathematical notation with precisely defined vocabulary, syntax and semantics। ये सारी चीज़ें हम जो अपने फॉर्मल मेथड में यूज़ कर रहे हैं। अब आपके पास ये इसकी डायग्राम है। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास इसमें आ रही है स्पेसिफिकेशन आ रही है और दूसरा हमारे पास इसमें क्या आ रहा है वो डिज़ाइन आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीजिंग है कंट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट, यानी अब और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग है क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट। अब ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये जो लाइन शो हो रही है ये तो आपकी कंट्रैक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है ये उसको इंक्रीज कर रहा है, उसको शो कर रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है जो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट है, जो आपका जो क्लाइंट है वो किस तरीके से मूव हो रहा है ये उसका शो कर रहा है। और ये आपकी स्पेसिफिकेशन है और ये आपका डिज़ाइन है। अब इसके अंदर जो हमारे पास फेसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो फेसेस कौन कौन से आते हैं। हम सबसे फर्स्ट फेज क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशंस की बात करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो जितनी भी आपकी जो आपकी बन रही है उसमें रिक्वायरमेंट बन रही है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सिस्टम किस तरीके से है, सिस्टम की इंटीग्रेशन किस तरीके से है, वो सारी की सारी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उन तमाम को डिफ़ाइन कर दिया। और उनकी डेफिनेशन के बाद, उनकी डिफाइनिंग के बाद हमने उन तमाम की स्पेसिफिकेशन ली है। अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ रही है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया जी कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या क्या है। फिर हमने उन तमाम रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन देखनी है कि वो यानी कि हमने जो लेनी है कि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम किस तरह का है। अब अगर आपने एक डेटाबेस बनाना है तो उसकी कुछ और होगी आपकी होगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाना है उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट है। आपने एक सिग्नलिंग सिस्टम बनाना है उसकी कुछ और है। आपने एक डिजिटल इमेज बेस्ड सिस्टम बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन के बाद हम अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो हमारी स्पेसिफिकेशन है हम उनको डिटेल में लिखेंगे। लिखने के बाद, राइटिंग के बाद, हम उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखेंगे। अब इसके ऊपर आर्किटेक्चर कौन सा इम्प्लीमेंट करना है। बहुत से आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में बहुत से आर्किटेक्चर पढ़े होंगे। अब जो भी आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो किस तरह का है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, वो आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में डिफ़ाइन करने हैं।
और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद फिर आप लोग जाते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर कि आप जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है वो किस तरीके से होगा, ठीक है, उसको लिंक किस तरीके से करना है, उसको इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी जो है ये सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन से है कि सॉफ्टवेयर आपने किस तरीके से डिफ़ाइन करना है और आपने उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। और लास्ट में आपके पास एक हाई लेवल डिज़ाइन आएगा जिस डिज़ाइन के ऊपर वो बेस करता है। तो अब आप ये देखें कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन वाला पोर्शन है वो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है और वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। ये तीन जो बस ये हैं। और डिज़ाइन में हम फिर ये दो चीज़ें आपके वो लैप हो रही हैं, एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में और एक सॉफ्टवेयर, और एक आपके पास सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है और एक आपके पास क्या है डिज़ाइन है। तो ये तीन चीज़ें डिज़ाइन में, यानी ये दो आपके 2 पैरामीटर्स हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। ये दोनों के दोनों आपके स्पेसिफिकेशन में भी आ रहे हैं और ये दोनों के दोनों आपके डिज़ाइन में भी आ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर बेस कर रही होती है आपकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये आप देखेंगे ये आपके पास इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट है और ये आपके पास डिक्रीजिंग क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें जो क्लाइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है, ठीक है, और सिस्टम की इंक्रीज होती जा रही है। अब ये जो आपके पास स्पेसिफिकेशन है, जब हम बात करते हैं तो उस जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके अंदर आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी चेंजेस हैं, वो उसके लिए हमने अपने पास डिफरेंट स्टेप्स बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जो कोई सिस्टम है, सबसे पहले हमने उसमें ये डिफ़ाइन कर लिया कि उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को हमने थॉरोली डिफ़ाइन कर लिया। और तमाम रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन के बाद हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो है वो राइट डाउन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि अब उन तमाम रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम की मॉडलिंग कि आप उसमें से कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम की मॉडलिंग। अब आप ये देखें कि ये एरो यहाँ भी जा रहा है और यहाँ सिस्टम मॉडलिंग, और यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं उसकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यानी ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ भी लिंक है और फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आपकी सिस्टम मॉडलिंग के साथ इंटीग्रेट हो रही है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस है वो इंटीग्रेट होती है आपकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, फिर वो आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में होती हैं और फिर वो आपके पास सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आती हैं और लास्ट में वो हाई लेवल डिज़ाइन के ऊपर से जाके उसको लिंक होता है और वो इंटीग्रेट होती हैं। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो लिंक होती है सिस्टम मॉडल के साथ, और जो भी यहाँ पे हमारे पास है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो लिंक होती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ। और ये आपके पास ये क्लास है, ये क्लास है, तो ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन से आप सेंड कर रहे हैं इसको हाई लेवल डिज़ाइन पे और यहाँ से सेंड कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर। तो जो भी सिस्टम बनाएगा, जो भी एक सिस्टम इंटीग्रेट करेगा, उसकी जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से होगी वो आप देख रहे हैं कि नंबर 1 इसमें आपकी डेफिनेशन है, ये लिंक हो रहा है स्पेसिफिकेशन के साथ, ये लिंक हो रहा है सिस्टम मॉडलिंग के साथ, ये लिंक हो रहा है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ, और ये वापस लिंक हो रहा है सिस्टम मॉडलिंग के साथ, और ये स्पेसिफिकेशन लिंक हो रही है आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ, और ये दोनों आपकी हाई लेवल डिज़ाइन के साथ सेट हो रहे हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो आपके स्पेसिफिकेशन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं, यूज़ होते हैं, और जो आपके प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास प्रोसेस डायग्राम थी जी। अब हम देखते हैं कि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हैं वो दे आर बेस्ड ऑन अलजेब्रिक अप्रोच एंड मॉडल बेस्ड अप्रोच। जो हमारे पास अलजेब्रिक अप्रोच है, द सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप्स, यानी अलजेब्रिक
जो आपकी अप्रोच है इसके अंदर सिस्टम जो है वो स्पेसिफाई होता है और उसमें जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आपकी बेस कर रही होती हैं, रिलेशनशिप्स को बेस कर रही होती हैं, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरीके से बेस करती हैं। और मॉडल बेस्ड अप्रोच में हम क्या कहते हैं, द सिस्टम इज स्पेसिफाइड in terms of state model that is constructed using mathematical constructs such as sets and sequence। यानी जो हमारे पास मॉडल बेस्ड अप्रोच है ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि द सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ स्टेट मॉडल दैट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स सच एज सेट्स एंड सीक्वेंस। यानी वो सेट्स और सीक्वेंस जितने भी हैं उन तमाम के लिए जो हम अपने मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और इस पे जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस आर डिफाइंड बाय मॉडिफिकेशन टू द सिस्टम स्टेट, कि हमारे पास बहुत से ऑपरेशन हैं कि जिनको हम मॉडिफाई करते हैं अपने सिस्टम स्टेट्स के लिए और अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हम इन तमाम टेक्निक्स, इन तमाम मेथड्स को यूज़ करते हैं और फिर हम इन तमाम को यूज़ करके लिंक करते हैं। तो ये दो टेक्निक्स थी, ठीक है। ये ऑपरेशन से जो सिस्टम स्टेट में यूज़ होते हैं और ये हम अपने मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि सेट्स क्या हैं, सीक्वेंस क्या है, आपके स्टेट मॉडल्स किस तरह बनाए जाते हैं, को लिंक किस तरह किया जाता है, उनको इंटीग्रेट किस तरह किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लें कि अब हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। ये जो लास्ट लेक्चर है हम उनकी आप समझें कि हम समराइज़ कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को और इंटीग्रेट कर रहे हैं कि उसका रियल इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, कि हम उन तमाम चीज़ों को रियल इंडस्ट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अलजेब्रिक में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो सिक्वेंशियल है और एक कंकरेंट है। अब ये जो आपकी सिक्वेंशियल है उसमें हम लार्ज गुटेज हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। आपका हॉर्डनिंग, ठीक है, 1995 में आपका ओबीजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपकी अलजेब्रिक टेक्निक्स या अलजेब्रिक मेथड्स में आती हैं। और कंकरेंट के अंदर क्या है, उसमें लोटेस्ट है, ठीक है, उसमें ब्रिंक एसएमएस है, ठीक है। ये आपके पास एसएमए है, ये सारे आपके 97 में यूज़ होते हैं। और मॉडल बेस में हमने जी लैंग्वेज पढ़ी जो 1992 में आई, हमने वीडीएम पढ़ी जो जॉन्स ने डिज़ाइन की थी, हमने उसको भी डिस्कस किया कि आपकी वीडीएम लैंग्वेज क्या है, किस तरह यूज़ होती है। हमने उसके बाद उसमें वर्ड्सवर्थ को देखा, फिर हमने सीएसपी को देखा कि पेट्री नेट्स क्या है और उसमें पीटरसन ने इसको किस तरीके से यूज़ किया। ये सारी चीज़ें हमने अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में डिस्कस की थी कि हमने उसको किस तरीके से यूज़ किया, उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया। अब ये देखें कि यहाँ से हमारे पास मॉडल आता है ASML का, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज। ये आपके यूरी ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च 2001 में इसको डिज़ाइन किया गया, इसको मेक किया गया। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ASML, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज। ये हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज है ये हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन किस तरह हो रही है, आप देख रहे हैं, इसकी लिंकेज किस तरीके से हो रही है और ये किस तरीके से आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है कि अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मल मेथड्स को और क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इसको यूज़ करके इंडस्ट्री के अंदर। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग मोर एफर्ट इन द अर्ली फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी अब जो भी हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, जितने भी हमारे पास अर्ली फेसेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ ज़्यादा होती है। दिस रिड्यूस रिक्वायरमेंट एरर्स, यानी फॉर्मल मेथड को हम जब यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जितने भी आपके रिक्वायरमेंट के एरर्स होते हैं, आपके फ्लॉज होते हैं, वो सारे के सारे आपके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। एज इट फोर्सेस आर डिटेल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि दिस रिड्यूस, आपके जितने भी रिक्वायरमेंट फेस पे एरर थे वो कम हो गए। एज इट फोर्स आ डिटेल एनालिसिस
ऑफ द रिक्वायरमेंट कि सिस्टम की जितनी भी डिटेल एनालिसिस होती है वो सारी की सारी ये जो है उसमें जितनी भी नीड्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उनको कैप्चर करता है और उनको लिंक कर लेता है। इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी डिस्कवर्ड एंड रिजॉल्व्ड कि वो आपकी जितनी भी जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंट होती है, कैन बी डिस्कवर्ड एंड रिजॉल्व। ठीक है, वो सारी की सारी आपकी यानी जो है वो इनकम्प्लीट भी है और आपकी इनकंसिस्टेंट भी है और ये आपकी डिस्कवर हो सकती है और हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी डिस्कवर्ड एंड रिजॉल्व, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करने के बाद हम इन तमाम रिक्वायरमेंट को इनकंसिस्टेंसी लिंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या इसका एनालिसिस निकला कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को यूज़ करने के वक्त जो हमारे पास बिगनिंग, जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास बिगनिंग फेसेस हैं वहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करके हम अपने एरर को रिड्यूस करते हैं। जब एरर्स कम होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम को वहाँ से लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी डिस्कवर्ड, यानी वो अगर कोई इनकम्प्लीट रह गई है या अगर कोई इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको लेके लिंक कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम के साथ कि सिस्टम इंटीग्रेशन क्या है। Hence saving as made as the amount of network amount of rework due to requirements प्रॉब्लम इज रिड्यूस। यानी अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी सेविंग्स हैं एज मेड एज द अमाउंट नेटवर्क ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम इज रिड्यूस। यानी अब यहाँ पे आपकी जितनी भी आपके इश्यूज हैं हम उन तमाम को सेव कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तब आप ये देखें कि हमारे पास डेवलपमेंट कास्ट विद, अब हम देखें हम ये जो सारा कोर्स पढ़ा है हमने इसमें हमने लॉजिक पढ़ा, प्रेडिकेट लॉजिक देखा, प्रोपोजिशन लॉजिक देखा, मॉडल्स देखे, ऑटोमेटा देखा, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स देखे और रूल्स देखे। तो अब हमने एट द एंड इस कोर्स की कंक्लूजन फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर कि अब के फॉर्मल मेथड्स को किन केसेस में यूज़ करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बात की, इस स्लाइड में हमने क्या कहा कि कहाँ का यूज़ होते हैं। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है, आपके रेलवे सिग्नल के अंदर, ठीक है, आपके स्पेस के अंदर, यानी ये वो सिस्टम्स हैं जो आपके रियल टाइम सिस्टम्स हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूजेज सबसे ज़्यादा है और हम यहाँ पे इन तमाम में इन सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो अब हम यही अपना कंपैरिजन देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट कास्ट है विद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, जो हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ अपनी कॉस्ट देख रहे हैं, वो कॉस्ट क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो आपके पास है ये है विदाउट फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के बगैर यूज़ कर रहे हैं और ये हम यूज़ कर रहे हैं विद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यानी ये हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं और वो हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के बगैर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हम विदाउट इसमें यूज़ करते हैं तो हमारी स्पेसिफिकेशन ये बन रही है। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये बन रहा है और वैलिडेशन जगह यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट करें, जबकि हम यहाँ जब यूज़ करते हैं विद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन तो आपकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बढ़ी हुई है और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दोनों जो है वो आपके आप देख रहे हैं इस ग्राफ में को बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं और ये आपके पास वैलिडेशन है। तो अब ये फेसेस मच बेटर, ठीक है, मच
इजी एंड मच रिलायबल कंपेयर टू दीज फेसेस। तो इसलिए यहाँ पे आप कास्टिंग देख लें अपनी इस डायग्राम में, और यहाँ पे आप कास्टिंग देख लें तो आप ये कहेंगे कि जो फॉर्मल मेथड की स्पेसिफिकेशन है वो डिज़ाइन करना या अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उसमें हम अपनी कास्टिंग भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट कि जो हमारे पास इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है, हम जब अपने इंटरफेस को डिफाइन करते हैं तो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लार्ज सिस्टम्स आर डीकम्पोज्ड इनटू सब सिस्टम्स। अब हमारे पास जितने भी इंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, जो लार्ज सिस्टम्स हैं, हम उनको सब सिस्टम्स में डिफाइन करते हैं, यानी मॉड्यूल बेस भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, हम उसको प्रोसेस बेस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक है, और विद वेल डिफाइंड इंटरफेसेस बिटवीन दीज सब सिस्टम। तो सबसे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये कह रहे हैं कि मतलब जितने भी लार्ज सिस्टम्स हैं आर डीकम्पोज्ड इनटू सब सिस्टम्स, वो सब सिस्टम में आपके डीकम्पोज होंगे और विद वेल डिफाइंड इंटरफेसेस, यानी बहुत यानी बेहतर तरीके से सारे डिफाइन हुए हैं बिटवीन दी सब सिस्टम्स, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम इंटरफेसेस अलाउज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सब सिस्टम्स। अब आपके पास जितनी भी आपकी स्पेसिफिकेशन है जो आपके सब सिस्टम इंटरफेसेस की है वो आपको अलाउ करती है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, यानी वो आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी आपको इंडिपेंडेंट अलाउ करती है ऑफ द डिफरेंट सब, यानी उन तमाम सब सिस्टम्स के इंडिपेंडेंटली आपको शो करती है। और इंटरफेसेस में बी डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट क्लासेस। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास ये एक और पॉइंट था, हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है सब सिस्टम इंटरफेसेस की वो अलाउ करती है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट में, और उसमें हमारे जितने भी डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं उन तमाम के लिए वो यूज होती है। इंटरफेसेस में बी डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट क्लासेस, यानी अब ये हमारे पास जितने भी इंटरफेसेस हैं ये आपके डिफाइन हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के ऊपर और आपकी ऑब्जेक्ट क्लासेस के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास इस पूरे इंटरफेस स्पेसिफिकेशन से जो थंब ऑफ रूल है या जो हमने अपना लॉ इसमें से हम कह लें वो क्या फाइंड आउट किया है, द अलजेब्रिक अप्रोच टू फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। यानी अब इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए, इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए, इंटरफेस को डिप्लॉय करने के लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच है दैट इज़ नोन एज अलजेब्रिक अप्रोच। यानी अलजेब्रिक अप्रोच वो अप्रोच है कि जो बेस्ट अप्रोच है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अपने वेल प्री डिफाइंड रिजल्ट्स के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको कहते हैं अलजेब्रिक अप्रोच फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन, फॉर सिस्टम मेकिंग। तो ये हो गया मतलब इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए वी विल यूज द अलजेब्रिक अप्रोच to formal specification is particularly well suited to interface specification. अब आपके पास सब सिस्टम्स है। अब सब सिस्टम्स के आप जब भी डिफरेंट सब सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं या कंबाइन करते हैं या आप उसको लिंक करते हैं तो वो आप कुछ पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। अभी हमारे पास इंटरफेस आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक सब सिस्टम ए है, ये आपके पास सब सिस्टम बी है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब सिस्टम ए में ये इसके साथ लिंक्ड है और यहाँ से इसके साथ लिंक है, ये इधर भी लिंक है और ये आपका यहाँ लिंक है। तो ये आपके पास क्या है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन के साथ हमने सब सिस्टम ए और सब सिस्टम बी जो है उसको जो हमने कंबाइन किया है वो हमने इन दो सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के साथ लिंक करके हमने उसको कंबाइन किया है। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक
हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि अलजेब्रिक जो स्पेसिफिकेशन है वो सबसे बेहतर है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है सबसे बेहतर है। अब हम देखते हैं कि इन अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन को हम यूज़ किस तरह करेंगे, प्रैक्टिकली यूज़ किस तरह करेंगे, ठीक है, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किस तरह करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन नेम आ जाएगा, ठीक है, ये आपके जो है जिनर इन पैरामीटर्स है, ये आपका सॉर्ट आ गया, ये आपके पास नेम आ गया, और ये हमारे पास इंपोर्ट्स हो रहे हैं लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन नेम्स, यानी ये जो आपके पास है ये लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन नेम कि उसकी जितनी भी लिस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं। और फिर हम यहाँ पे इनफॉर्मल, यानी अब ये देखें ये तो सॉर्ट हो गया और ये सॉर्ट के साथ इसका नेम आ गया, और यहाँ पे हम अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन नेम, यानी जितनी भी हमारे पास लिस्ट है, जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन की है लिस्ट नेम्स है वो आ जाएंगी। और यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉर्ट एंड इट्स ऑपरेशन, यानी अब जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे इनफॉर्मल आएंगी। यानी एक तो आपके पास जो है वो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है और दूसरी क्या है इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हम जो अपनी डिफाइन कर रहे हैं वो हम अपनी इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिग्नेचर्स setting out the names and the types of the parameters of operations defined with the sort, यानी यहाँ में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन हैं, ठीक है, सिग्नेचर्स हैं, वो सेटिंग आउट द नेम्स एंड द टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स टू द ऑपरेशन डिफाइन ऑफ द सॉर्ट, यानी उन सॉर्ट्स की जितनी भी ऑपरेशंस हैं उनको किस तरह डिफाइन करना है, उसको किस तरह लिंक करना है, उसको किस तरह इंटीग्रेट करना है। और एक्सियम्स हमने पहले पढ़े थे कि एक्सियम्स डिफाइनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द सॉर्ट, यानी वो जितने भी एक्सियम्स हैं वो डिफाइन करेंगे उन तमाम ऑपरेशंस को कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और उनकी लिंकेज किस तरह है, उनके सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन किस तरीके से है। वो जो ऑपरेशंस हैं, वो जो एक्सियम्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ये डिफाइन करेंगे कि उनका लिंकेज क्या है और उनकी इंटीग्रेशन क्या है और वो हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे आ गया इट्स इंट्रो, ये हमारे पास इसका इंट्रो आ गया, ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारे पास इसका सिग्नेचर आ गया और ये हमारे पास एक्सियम्स आ गए। तो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन जो है वो 4 पोर्शंस पे, यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे पास 4 पैरामीटर्स या 4 प्रोसेसेस या 4 मॉड्यूल्स के ऊपर बेस करती है। नंबर 1 फर्स्ट इज दैट इंट्रोडक्शन, सेकंड उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, थर्ड उसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे और फोर्थ उसके एक्सियम्स आ जाएंगे। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिफाइन करती है इंट्रोडक्शन, देन डिस्क्रिप्शन, देन सिग्नेचर्स और देन एक्सियम्स। ये 4 पैरामीटर्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको लिंक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सेकंड, यानी हमने डिस्कस किया था एक तो हमारे पास अलजेब्रिक थे और सेकंड थे हमारे पास बिहेवियर स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, सिस्टम का जो बिहेवियर है, ठीक है। अब जो आपके पास बिहेवियर है कि सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह लिंक करेगा, किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें जो हमने अभी बात की है कि अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन कैन बी cumbersome when the object operations are not independent of the object state। यानी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, एक रूल हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो रूल क्या है? हम ये कह रहे हैं कि अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन can be cumbersome when the object operations are not independent of the object state। ये हम एक रूल यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। और मॉडल बेस में हम क्या बात करते हैं कि एक्सपोजेज द सिस्टम स्टेट and defines the operation in terms of changes to that state। यानी अब देखें ये जो अलजेब्रिक है और जो मॉडल बेस है इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोजेज द सिस्टम स्टेट एंड डिफाइन द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस टू दैट स्टेट। यानी उसमें जितनी भी चेंजेस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन तमाम को किस तरह लिया जाता है, उनको किस तरह लिंक किया जाता है, उसको किस तरह इंटीग्रेट किया जाता है
और उसको करने के लिए जो सारी मेथड टेक्निक्स है वो सारी की सारी आपकी मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन कहलाती है। तो अब हमारे पास एक तो अलजेब्रिक बेस हो गई और दूसरी हमारे पास जो है वो आपकी मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन हो गई। तो अलजेब्रिक और मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन दोनों का लाई कर रही है बिहेवियर स्पेसिफिकेशन में लाई कर रही है। बिहेवियर स्पेसिफिकेशन का ये पार्ट है। अब हमारे पास जो मॉडल बेस, क्योंकि आपको ये मालूम है कि हमारे पास जितना भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, हार्डवेयर डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, वो सारी की सारी एक मॉडल आईएसओ ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडल दिया था 1984 के अंदर, जिस मॉडल का नाम OSI रेफरेंस मॉडल था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल को हम टू मेजर पोर्शन में डिफाइन किया गया था। एक इसकी अपर लेयर थी, ठीक है, और जिनको हम सॉफ्टवेयर लेयर्स कहते थे। एक इसकी बॉटम लेयर्स हैं जिसको हम डाटा फ्लो लेयर्स कहते हैं। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और जो सेशन है, ये तीन सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहलाती हैं, एप्लीकेशन लेयर भी कहलाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये, ठीक है, आपके पास अपर लेयर्स भी कहलाती हैं, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक और फिजिकल, ये डाटा फ्लो लेयर्स भी हैं, ये बॉटम लेयर्स भी हैं, ये हार्डवेयर लेयर्स भी हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गई, ये हार्डवेयर हो गई। इनको मेमोराइज करने के लिए 7 लेयर्स को, इनकी नंबरिंग है सिर्फ 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है कि आप ये देखें, ये ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये अगर आप सेंटेंस याद रख लें, ऑल people seems to need data processing, तो A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link and P for physical layer। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि all people seems to need data processing। तो ये 7 लेयर्स है। अब पहले तो हम इन 7 लेयर्स को, पहले तो इस मॉडल से पहले हम लेयर्स को देख लेते हैं कि इन तमाम लेयर्स में क्या क्या काम होते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है ये बेसिकली यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। देखिए, आप www यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप मैसेजिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता, आपने अपना मेल बॉक्स ओपन किया, ठीक है, आपने मेल बॉक्स ओपन करके उसको कंपोज किया, न्यू किया, मेल टाइप की और एक बटन प्रेस कर दिया, सेंड का आपको मैसेज आ जाता है, योर मेल हैज बीन सेंट। आपकी मेल भेज दी गई, बट यू डोंट नो कैसे गई, कौन सा प्रोटोकॉल है, बट आपको इस चीज़ कैसे है कि मेरी मेल पहुंच गई। आप चैटिंग कर रहे हैं, आप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो जितनी भी सर्विसेज हैं SMTP की, FTP की, सारी की सारी वो आपकी एप्लीकेशन लेयर्स पे होती हैं। फिर आपके पास सेकेंड लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके काम जो होते हैं, इसके 2 टास्क होते हैं। एक तो डाटे को प्रेजेंटेबल बनाना, ठीक है, फॉर द अपर लेयर। सेकेंडली एप्सेटिक, JPG, जितने भी कोड्स हैं वो इस पर चलते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इस लेयर पे होती है। डाटे की कंप्रेशन इस लेयर के ऊपर होती है। तो ये जितने भी टास्क हैं ये सारे के सारे किस लेयर पे होते हैं, ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं। देन सेशन लेयर का काम है 3-वे हैंडशेक और सेशन एस्टेब्लिश करना। आप जिस तरह चैट कर रहे हैं, अगर एक वक्त में एक यूज़र 7 डिफरेंट यूज़र के साथ चैट कर रहा है तो उसकी 7 डिफरेंट एप्लीकेशन विंडोज़ होंगी। ये नहीं होगा कि वो हर एक विंडो के साथ एक के साथ चैट कर लेगा, उसके पास 7 डिफरेंट विंडोज़ होंगी और वो हर एक विंडो के साथ डिफरेंट के साथ चैट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब वो सेशन की एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और सेशन मैनेजमेंट, वो सारे का सारा काम सेशन लेयर काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के जो है वो आपके जो, और ये सारे अब इन जो बताया मैंने आपको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डाटा की प्रेजेंटेशन, डाटा की इंक्रिप्शन सारी, और सेशन मैनेज करना, ये सारे का सारा काम जो है यहाँ पे जो लोग हैं इनको जब कंबाइन करते हैं तमाम टास्क को, तो वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है ये, ठीक है, या वो आपकी अपर लेयर्स होती है, या उनको एप्लीकेशन लेयर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी जो इंटरेक्शन है, जो एप्लीकेशन डेवलपर है उसकी जो इंटरेक्शन है, वो इन 3 लेयर्स के साथ है, उनका कंसर्न इन 4 लेयर के साथ नहीं है। अब जो हार्डवेयर वेंडर है या जो डिवाइस वेंडर है या जो मशीन्स बना रहा है, ठीक है, हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहा है,
उसका कंसर्न इन 4 लेयर के साथ है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। आपको जब मैंने बताया था कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, तो हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ले लें। ऑल ए हो गया, पीपल में पी हो गया, सीम्स में एस हो गया, नीड में एन हो गया, डी में डाटा हो गया, ठीक है। तो उससे आप उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा एंड सो ऑन। तो जो 4 लेयर्स है ये आपकी हो गई ये आपकी डाटा फ्लो लेयर हो गई। अब इन 4 लेयर्स के अंदर क्या है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इसके 2 मेजर टास्क होते हैं। एक तो ये चीज़ डिफाइन करना कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है, ठीक है। अब जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। और जो कनेक्शन लेस होते हैं उनमें आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। लाइक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड UDP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो आपका, ठीक है। तो जो आप मेल करते हैं वो भी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। तो ये एक तो एक आप, दूसरा जो आपके पैकेट्स आप सेंड किया है, डाटा में सेंड किया, जो आपके एरर्स आते हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई करके, ठीक है, और उन एरर्स की करेक्शन जो है करके सेंड करता है, ठीक है। वो सारी की सारी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर यानी एक तो होगी एरर की करेक्शन और एक ये चीज़ डिफाइन करना कि सर्विस कनेक्शन लेस है या सर्विस आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है। नेटवर्क लेयर के ऊपर आपकी पाथ सिलेक्शन होती है, आपकी लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग, जितनी भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और जो क्लास ई की जितनी भी आपके एड्रेसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर होती हैं। पाथ सिलेक्शन होती है, आपकी जितनी भी राउटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे होती है। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर पाथ सिलेक्शन, राउटिंग, ये जितनी फैसिलिटीज है सारी की सारी यहाँ पे होती हैं। देन आपके पास नेक्स्ट जो है ये आपकी डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर्स होती हैं। एक आपके पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल होती है, एक आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल आपको सर्विस सैप सर्विस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करती है और मैक आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसमें आपका नेटवर्क कार्ड काम कर रहा होता है। ये 48 बिट का प्री डिफाइंड फिक्स एड्रेस होता है जो आपकी कंपनी आपको देती है, जो आपके मैक कार्ड के साथ, जो आपका मैक कार्ड है उसके साथ हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके एक तो ये हो गया कि यहाँ आपकी मैक एड्रेसिंग होती है। दूसरा एरर की डिटेक्शन, हमने यहाँ बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर्स की करेक्शन होती है। याद रखें कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एरर की करेक्शन होती है और डाटा लिंक लेयर में आपकी जो होती है वो आपकी एरर की जो है वो करेक्शन होती है। और फिजिकल लेयर में आपकी सारी कन्वर्जन होती है, ठीक है। अब वो जो आपके सिग्नल्स होते हैं, बिट्स होते हैं, वो आपका जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं, फिजिकल लेयर पे होते हैं। हम जो टाइप कर रहे हैं वो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, वो कन्वर्ट होती है डाटे में, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डाटा आपका सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। सेगमेंट आपके पैकेट्स में कन्वर्ट होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। पैकेट्स आपकी बिट्स में पैकेट्स जो है वो आपके फ्रेम्स में कन्वर्ट होते हैं, वो आपके होते हैं डाटा लिंक लेयर के ऊपर। और फ्रेम आपकी जो है वो बिट्स में होते हैं कन्वर्ट 1010, ठीक है। और फिर 1010 से वो डिजिटल सिग्नल और वो आपका एक वोल्टेज होता है और वोल्टेज ही केबल पे मूव हो रहा होता है, ये आपका फिजिकल लेयर के ऊपर होता है। तो ये जितनी भी कन्वर्जन प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डाटा एनकैप्सुलेशन। जब यहाँ से अगर पैकेट एक सिस्टम अगर यहाँ लगा हुआ है और एक अगर यहाँ लगा हुआ है, जब यहाँ से सिस्टम यूं करके मूव होगा तो ये इसने डाटा एनकैप्सुलेशन की गई। यूजर इन्फॉर्मेशन से डाटा बनाया, डाटा से सेगमेंट बनाए, सेगमेंट से पैकेट्स बनाए, पैकेट से फ्रेम बनाए, फ्रेम से बिट्स बनाई, 101 किया, डिजिटल सिग्नल किया, वो आपकी वोल्टेज है, ये सारा। और जब ये वापस जाएगा तो ये डाटे की डीकैप्सुलेशन करेगा। जब ये ऑन हो रहा होता है तो हर लेयर कुछ हेडर्स उस पर ऐड करती है, जब वो रिमूव होता है तो उनको हम ट्रेलर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जनरल जो है लेयर्स है वो थी, ये क्या काम करती है। अब हम आ जाते हैं हम इसके फॉर्मल मेथड्स में इसके साथ क्या इंटीग्रेशन थी, ठीक है जी। तो फॉर्मल मेथड्स में आप ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया कि एक तो अलजेब्रिक हो गई और एक हमारे पास मॉडल बेस हो गई। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जो मॉडल बेस स्पेसिफिकेशन है वो आप देख रहे हैं कि वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के
पास जो है, यानी जो आपकी अपर लेयर्स है, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर्स है, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे वो इंटीग्रेट हो रही है, ठीक है, जो आपकी मॉडल बेस्ड है। और जो आपकी अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है वो आप देख रहे हैं कि वो आपके पास ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट हो रही है, यानी ये जो आपकी है ये आपकी ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के साथ हो रही है। तो अब और जो मॉडल बेस है वो आपकी जो है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हो रही है, और ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये आपकी नेटवर्क लेयर है, ठीक है, जहाँ पे हम इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम इन टू लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन और सेशन को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मॉडल बेस स्पेसिफिकेशन के लिए, और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास जितनी भी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है, जितनी भी क्यूरीज होती हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती हैं, वो सारी की सारी हम अपने इस मॉडल पे डिज़ाइन करते हैं, और इस मॉडल की बेस की वजह से हम उन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और लिंक करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास जितनी भी फॉर्मल मेथड्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं। तो अब ये याद रखें कि जो हमारे पास या फॉर्मल जो हमारे पास बिहेवियर स्पेसिफिकेशन थी वो बेस कर रही थी अलजेब्रिक नंबर 1 अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन पे और मॉडल बेस स्पेसिफिकेशन के ऊपर। इन दोनों के ऊपर बेस करते हुए हमने इसको अब इस लेयर मॉडल में बात किया, तो हमने कहा कि मॉडल बेस के ऊपर ये एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के साथ काम कर रही है, और अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन के साथ ये ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के साथ काम कर रही है। और इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि ये हमारे पास बिहेवियर स्पेसिफिकेशन है, कि जो आपके सिस्टम का बिहेवियर स्पेसिफिकेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री के हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज की लेक्चर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने एंड अपना किया है वो मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन के ऊपर और अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन का OSI रेफरेंस मॉडल के साथ क्या रिलेशन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी इंडस्ट्रियल जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक्स है, इसी को लेके कैरी ऑन करेंगे और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।